गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चली थी। इस वाले यूनिट्स में हमने कल क्लास में किए थे टाइप ऑफ यूनिट सेल और प्रत्येक यूनिट सेल में कितने प्रकार के अवयवी कण पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होते हैं, ये हमने कल की क्लास में किया था। तो 4 प्रकार की यूनिट सेल पढ़ी थी हमने। एक को हमने नाम दिया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी को हमने नाम दिया था बीसीसी यूनिट सेल, तीसरी थी अपनी ईसीसी यूनिट सेल और चौथी थी अपनी एफसीसी यूनिट सेल। ये थी सरल घनीय इकाई कोष्टिका, इसमें प्रति कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या थी 1। ये थी काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें प्रति कोष्टिका इकाई कणों की संख्या थी 2। और तीसरी थी अपनी ये वाली एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अंत्य केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका, इसमें भी प्रति कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या थी 2। और ये थी आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका और इसमें प्रति कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल और कितने कितने अवयवी कण थे ये पढ़े थे। इसके साथ हमने पढ़ी थी क्रिस्टल की डेंसिटी, जिसके 2 फॉर्मूले थे डेंसिटी निकालने के, जेड इंटू एम अपॉन में Na इंटू में ए क्यूब, या तो इससे निकालो या फिर दूसरा था आप एम की जगह यदि उसका वेट रखते हो तो नीचे अवोगाद्रो नंबर की जगह नंबर ऑफ एटम रखने होते हैं, बाकी ये सेम रहता है। इसकी यूनिट्स थी वहां पे ग्राम पर सेमी क्यूब। दोनों ही फॉर्मूले से जो निकल के आई थी वो थी ग्राम पर सेमी क्यूब। तो ये टाइप ऑफ यूनिट सेल और इस प्रकार से क्रिस्टल की डेंसिटी है, ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में यहाँ तक का। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, कि क्रिस्टल से अक्स किरणों का डिफ्रैक्शन है वो किस प्रकार से होता है। और अक्स किरणों का जो डिफ्रैक्शन था उसे सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक था WH ब्रेग और उसका पुत्र था WL ब्रेग, इन दोनों ने बताया था। और दोनों ने नाम की लास्ट में इनके ब्रेग था, इस कारण से जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में उसे ब्रेग इक्वेशन के नाम से जानते। तो चाहे एग्जाम में आपके या एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल यानी क्रिस्टल के द्वारा अक्स किरणों के विवर्तन को समझाओ, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन, या फिर आप ब्रेग इक्वेशन को समझाओ, एक ही बात है, दोनों टॉपिक इसी में आएंगे। ब्रेग इक्वेशन भी इसी में है और एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल है वो भी इसी में है। तो इसने ये बताया कि जो अक्स किरणें जो होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं। अक्स रे जो किरणें होती हैं, जो बाकी किरणें होती हैं, सूर्य किरणें हैं, ध्वनि किरणें हैं, सूर्य किरणें, प्रकाश किरणें, ध्वनि किरणें, अक्स किरणें भी ध्वनि किरणों और प्रकाश किरणों की तरह जैसे लाइट वेव होती हैं, प्रकाश किरणें होती हैं, उसी प्रकार से अक्स किरणें होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो अक्स किरणें होती हैं वो भी प्रकाश किरणों की तरह बिहेव करती हैं। इनकी वेवलेंथ हालांकि इनसे क्या रहती है? कम, तरंग दैर्ध्य इनकी इनसे क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये बोला किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, ये क्रिस्टल में तल है, इन तल के ऊपर जब अक्स किरणें गिरवाई जाती हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे किसी समतल दर्पण पर। इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर जिस प्रकार से प्रकाश किरणें गिराई जाती हैं तो जैसी दिखती हैं समतल दर्पण पर गिरती हुई प्रकाश किरणें, वैसे ही किसी भी क्रिस्टल के तल पर गिरती हुई अक्स किरणें भी उसी तरह से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से समतल दर्पण पर प्रकाश किरणें गिरती हैं उसी प्रकार से किसी भी क्रिस्टल पर अक्स किरणें गिरती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद भी इसमें पढ़ना है कि अक्स किरणों का क्रिस्टल की तल से क्या होता है, क्या चेंज होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है। इसे बताने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट ने क्या बताया वही बनेगी यहाँ पे ब्रेग इक्वेशन। देखें नेक्स्ट, इसमें 1-2 लाइन लिखने की। अक्स किरणें प्रकाश किरणें ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं, जिस प्रकार से प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर गिरती हैं, प्रतीत होती हैं, में दिखती हैं, उसी प्रकार से अक्स किरणें हैं वो क्रिस्टल के ऊपर जब गिरती हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रकाश की किरणें हैं वो किसी समतल दर्पण पर गिर रही है। उसके बाद देखिए इसमें अपने को जो पढ़ना है वो अपनी हेडिंग रहेगी इसके अंदर ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग की समीकरण है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। देखें इसके अंदर, देखिए इसमें 2 साइंटिस्ट थे, एक को तो हम नाम लिखेंगे, एक तो था WH ब्रेग, दूसरा इसी का पुत्र था WL ब्रेग। इन दोनों ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब अक्स-रे होती है, अक्स किरण, उसको किसी भी क्रिस्टल की सतह पे गिराया जाता है। क्रिस्टल की सतह पे मान लीजिए हमने अक्स किरणें गिरा दी, तो चेंज क्या हुआ? अक्स किरणें गिराने के बाद ये क्रिस्टल जिनसे मिलके बने हुआ होता है, प्रत्येक कण, इस क्रिस्टल का जो तल है उस तल का प्रत्येक कण क्या करता है?
इस प्रकार से इसमें से किरणें निकलती हैं। तो अब अपने को ये किरण नहीं दिख रही, इस साइड से देखने का अपने को क्या लगेगा, ये भी अक्ष किरणें हैं, ये जो अक्ष किरणें हैं वो ये क्रिस्टल के तल से आ रही है। तो प्रत्येक जो क्रिस्टल का तल है, क्रिस्टल के तल का प्रत्येक कण है वो अक्ष किरणों के सोर्स के रूप में कार्य करने लगता है। सोर्स के रूप में कार्य करने का मतलब है कि जब हम यहाँ से देखते हैं इसकी तरफ तो हमें ये तो नहीं दिखते, अपने को क्या लगता है कि जैसे इस क्रिस्टल के जो तल के जो कण होते हैं जिनसे मिलकर के ये क्रिस्टल बना हुआ है, वो कण क्या कर रहे हैं, अक्ष किरणों को बाहर निकाल रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। अब जो अक्ष किरणों को उत्सर्जित करता हुआ दिख रहा है वही तो क्या मानेंगे, हम सोर्स मानते हैं। तो इन दोनों ने यही बताया कि जब अक्ष किरणों को हम किसी क्रिस्टल के तल पर गिराते हैं तो प्रत्येक जो कण है वो ऐसी ही इसके समान तरंगदैर्घ्य वाली अक्ष किरणों को उत्सर्जित करने लगता है, जिसके कारण से इस क्रिस्टल के तल का प्रत्येक कण है वो अक्ष किरणों के स्रोत के रूप में कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर इसने बताया कि जब अक्ष किरणें किसी भी क्रिस्टल की सतह पे गिराई जाती हैं तो क्या होगा, जिस प्रकार से जैसे इसके ऊपर गिरते हुए जैसे किरणें इस विवर्तित होकर ये किरणें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से यदि हम कोई समतल दर्पण होता है, यहाँ पे आता है समतल दर्पण और ये रहेगा कोई भी क्रिस्टल, समतल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश किरणें गिराई जाती हैं, लाइट वेव प्रकाश किरणें गिराई जाती हैं तो वे भी इसी प्रकार से क्या होती हैं, विवर्तित होती हैं। तो इन्होंने बताया कि जब क्रिस्टल पे अक्ष किरणें गिराते हैं उसके बाद में ये विवर्तित होती हैं, तो विवर्तित होने वाली किरणें बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देती हैं जिस प्रकार से समतल दर्पण पर प्रकाश किरणें गिराने के बाद में उनका विवर्तन होने के बाद जैसे वो दिखती हैं, सेम वैसा ही ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ क्रिस्टल पर नहीं, यहाँ समतल दर्पण पे हम प्रकाश किरणें डाल रहे हैं। इसीलिए तो बोला ना कि अक्ष किरणें प्रकाश किरणें एक जैसी प्रकृति की होती हैं, लेकिन इनकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ इनसे क्या रहती है, कम होती है। इनकी वेवलेंथ मान के चलते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर वाले रेंज में मानी जाती है। हो गया समझे। फिर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो अक्स रेज थी, अक्ष किरणें जो क्रिस्टल के ऊपर गिराई थी, उन अक्ष किरणों की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य और क्रिस्टल जिसके ऊपर गिराया, क्रिस्टल में ऐसे कई तल होते हैं, उन तलों के बीच की दूरी, ये वाली क्रिस्टलों के तलों के बीच की दूरी और उन पर गिरने वाली अक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य के बीच में एक रिलेशन संबंध स्थापित करके एक समीकरण दी, जिसे इन्हीं के नाम से हम ब्रेग समीकरण है वो कहते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में इसमें क्या लिखेंगे कि WH ब्रेग और WL ब्रेग ने क्या किया, अक्ष किरणें किसी क्रिस्टल की सतह पे गिराई तो क्रिस्टल की सतह या तल का प्रत्येक परमाणु है वो इसके समान तरंगदैर्घ्य वाली, जो इसके ऊपर गिर रही है उसके समान वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य वाली अक्ष किरणें उत्सर्जित करने लगता है, जिससे हमें देखने पे ये लग रहा है जैसे कि ये अक्ष किरण यहाँ से नहीं आई, बल्कि ये जो क्रिस्टल के तल का प्रत्येक परमाणु है वो अक्ष किरणों को उत्सर्जित करता है, अर्थात ये है अक्ष किरणों के स्रोत के रूप में कार्य करने लगता है। फिर उन्होंने बताया कि अक्ष किरणें किसी क्रिस्टल की सतह पे गिराएंगे तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है जैसे कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें गिराई हैं और फिर वो प्रकाश किरणें इस प्रकार से विवर्तित हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लेना आपको, नेक्स्ट में ये आएगा कि WH ब्रेग और उसका पुत्र था WL ब्रेग। इन दोनों ने क्या किया, क्रिस्टल की सतह पे गिराई गई अक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, और ये जो क्रिस्टल है इसके विभिन्न तलों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच में क्रिस्टल के विभिन्न तलों के बीच की दूरी और उस पर गिराई गई अक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिससे एक समीकरण बनी। उस समीकरण को इन्हीं के नाम से हम ब्रेग समीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम वो समीकरण बनाते हैं कि उस समीकरण किस प्रकार से बनी है। ब्रेग समीकरण में आपको लेना है सबसे पहले एक तल क्रिस्टल लेना है, उस क्रिस्टल में विभिन्न तल होते हैं, किसी भी पदार्थ का बना हुआ क्रिस्टल लें, क्रिस्टल में विभिन्न तल है वहां पे उपस्थित होते हैं। देखिए अब मान के चल रहे हैं क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में इस प्रकार से विभिन्न तल है, यहाँ से चल रहे हैं यहाँ आगे, इसका हमने नाम दे दिया A डैश, दूसरा जो क्रिस्टल है, दूसरा जो तल है इस क्रिस्टल का उसको हमने नाम दे दिया B डैश। वैसे तो दो से ही बन जाए इक्वेशन, फिर भी आप एक और मान के चलो। तीसरा जो तल है उसको हमने नाम दे दिया C डैश।
ठीक है, 3 तल हो गए। तो यहाँ पे आप थोड़ी एक सरल लिखेंगे, माना एक क्रिस्टल है जिसमें निम्न प्रकार से 3 तल हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अब यहाँ से एक अक्ष किरण आई, वो इस ए डैश तल पे यहाँ पे एक पॉइंट पे टकरा गई जिसे हमने नाम दे दिया पी। फिर ये आगे चली, इस क्रिस्टल में से पार होगी ना कुछ पार, मतलब इस ए क्रिस्टल का जो तल है, तो क्रिस्टल का ए जो प्लेन है उस पे ये अक्ष किरण आई और ये अक्ष किरण आकर के इसके ऊपर यहाँ पी पॉइंट पे गिरी। यही यदि आगे जाए तो ये कहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। इसको हम नाम दे देंगे क्यू। ठीक है, एक बिंदु में पी पे आती है, दूसरे वाले में ये क्यू पे आती है, या फिर आप इसको नाम दे तो इसको आप क्यू नाम दे सकते हो और इसको आपकी बी डैश क्रिस्टल पे ये आर बिंदु पे टकराती है। तो आप साइड में लिख सकते हो कि अक्ष किरण आई, अक्ष किरण आपतित अक्ष किरण है, क्रिस्टल के ऊपर गिरी तो ए प्लेन पे तो ये इस बिंदु पे गिरती है और बी डैश वाला प्लेन है उस पे ये आर बिंदु के ऊपर यहाँ से गिरती है। उसके बाद में यहाँ से होगी वापिस चलेगी बाहर, इस साइड इस दिशा में चलेगी, यहाँ से भी ये जाएगी इस साइड। अब इन दोनों को आप समांतर रखना, ये भी विवर्तित किरण है जो कि ए डैश प्लेन से विवर्तित हुई है। इस प्रकार से जो किरणें होती है ना, प्रकाश किरणों के विवर्तन में आता है कि इस प्रकार से किसी भी सतह के ऊपर या समतल दर्पण पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो वो इस दिशा में दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से इस क्रिया को, प्रकाश की इस घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों की तरह ही अक्ष किरणें होती है तो उनमें भी ये गुण पाया जाता है विवर्तन का। तो अक्ष किरण टकराई, इस दिशा में चलेगी, ये बोले दोनों प्लेन से टकरा गई। जब दो अक्ष किरणें ऐसे जाएंगी तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, ये समानांतर होंगी। ये याद रखना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर मानी जाती है। अब इस ये Q से यहाँ तक की इसको मान लेते हैं क्यू डैश है, ये वाली मान लेते हैं पी क्यू आपतित अक्ष किरण है, क्यू डैश है वो ए डैश प्लेन से होकर जाने वाले विवर्तित अक्ष किरण है और ये वाले जो है आर डैश वो इस प्लेन बी डैश से जाने वाली क्या है, विवर्तित अक्ष किरण है, यहाँ पे मानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें एंगल वगैरह देखते हैं कि एंगल किस प्रकार से होंगे। इसको तो यहाँ पे हम ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे हम एक अभिलंब डालते हैं, इस पॉइंट को हम मानेंगे इस प्रकार से, इस तल से होता हुआ यहाँ पे आप एक अभिलंब डालेंगे जो कि इस प्रकार से दिखा देगा। यहाँ पे आप इसको इस वाले को देख ले दिखाने के लिए। अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली यहाँ से यहाँ वाली, इसको हम मानते हैं वाई और यहाँ से यहाँ वाली है, इसको हम क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे। अब यहाँ से इस वाली लाइन पे भी एक अभिलंब डालते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। इस प्रकार से आपको पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वाई और यहाँ से यहाँ तक की जो है उसको हम क्या मान के, ये डिस्टेंस मान के चल रहे हैं, वो क्या रहेगी यहाँ पे एक्स मान जाएगी। दो तलों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी देख लो आप, सेम होगी दो तलों के बीच की दूरी, चाहे आप ये देख लो ये भी क्या रहेगी सेम। तो ये डी स्मॉल डी क्या है, यहाँ पे क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी है। उसके बाद देखिए, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों किरणें क्या है, समानांतर है। क्यू डैश समानांतर है किसके, आर डैश। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानांतर पैरेलल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है पी क्यू ए, ये एंगल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे पी आर बी, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसको मान लेंगे थीटा। यानी कि एंगल है आपका पी क्यू ए, ये वाला इस तल पे गिरी है ये वाला एंगल और यहाँ जाए गिरेगी, दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरा एंगल है पी आर बी, दोनों क्या है पी आर बी, ये आपस में इक्वल है। इसके अलावा ये यहाँ से गई यहाँ, ये जो एंगल है क्यू डैश क्यू ए डैश, ये वाला एंगल, सॉरी हाँ क्यू डैश क्यू ए डैश, एंगल क्यू डैश क्यू और ए डैश किसके इक्वल रहेगा, तो हम माने ये भी थीटा है और एक ये वाला भी क्या है, थीटा है। इसको आप यहाँ पॉइंट मान लो। ये वाला जो है यानी ये यहाँ से गई, ये वाला यहाँ से गई, ये वाला एंगल आर डैश आर बी डैश, आर डैश आर बी डैश, दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये इक्वल है किसके इक्वल है, थीटा के। ये आपस में इक्वल है किसके इक्वल रहेंगे, थीटा के इक्वल माने जाएंगे। ये आगे इसमें इतना। उसके बाद में इसमें क्या करना है, देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला अभिलंब है, इसमें क्यू आर पे ये अभिलंब है ओ एन वाला, ओ आर है वो इस बी डैश प्लेन पे अभिलंब है। ठीक है, तो
अब हमें क्या ज्ञात है ना, पथांतर ज्ञात करना है। तल ए और बी के बीच का पथांतर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पथांतर, दो तलों के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं पथांतर। पथांतर किसके बीच का देखना है, तो हम बोलेंगे ए डैश और बी डैश के बीच के तल का जो पथांतर है कितना है, तो हम यहाँ पे क्यू आर, ये इसका पथांतर मान के चलते हैं। क्यू आर जितना इसमें क्या है, पथांतर है, तो यहाँ पे हम मानेंगे क्यू आर। पथांतर ये वाला नहीं है, अपन निकालेंगे, ये वाला है पथांतर, तो इसके अंदर ठीक है, ये ओ आर वाला है ना, ये पथांतर है। निकालेंगे कैसे, तो देखिए इस जिससे निकालेंगे वो लिखा है क्यू आर टोटल है, इसमें से आप क्या करोगे, क्यू आर वाई ये निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे लेंगे एक बार क्यू आर वाई को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर वाई माइनस में ये वाला लिख देंगे आर वाई। क्यू आर वाई इतनी दूरी है ये वाली, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगी, क्यू आर बचेगी ना, तो घटाने क्या है, आर वाई, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे आर वाई, ये मान के चलना है। पथांतर तो ये वाला है, जो डी है वो हमें ज्ञात करना है, डी ओ किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। ये ओ आर है वो पथांतर है, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे डी मान के चल रहे हैं। आप इसमें से ये भी मान सकते हो कि आर वाई है वो किसके इक्वल है, यही तो आर वाई है, और यही ये क्या है, क्यू अक्ष है। यहाँ पे आर वाई और क्यू अक्ष है, दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर वाई, क्यू आर वाई माइनस में से ये कर दो आप, क्यू अक्ष माइनस कर दो, क्यू अक्ष माइनस कर दोगे तब भी ये क्या आएगी, क्यू आर ही आएगी, क्योंकि क्यू आर और सॉरी आर वाई और क्यू अक्ष यहाँ पे इक्वल है। उसके बाद आगे देखें, इसके अंदर इतना आ गया। अब हम इस वाले का जो काम नहीं है, आगे इसमें मान के चल रहे हैं कि जो क्यू अक्ष है वो किसके इक्वल है, अक्ष एन के इक्वल है, अक्ष एन क्यू एन के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है क्यू से अक्ष तक की, वो डिस्टेंस इसके क्या है, इक्वल है, इतना है उतना ही तो ये है, ठीक है, सेम आ गया। तो हम क्या चलेंगे इसके अंदर की जो क्यू एन आर है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या रहेंगे, इसमें इक्वल। तो पथांतर क्यू आर वाई माइनस में क्यू एन कर दें, पथांतर निकालना है अपने को, तो क्यू आर वाई माइनस में क्यू एन करें, कितना बचेगा, क्यू आर वाई, ये क्यू आर वाई, इसमें से माइनस करना है क्यू एन माइनस करते कितना बचेगा, एन आर वाई, ये बच गया यहाँ पे एन आर वाई, इतना हो गया। तो इसे इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी बार में ऐसे रिलेशन बता रहा आपस में कौन सा ज्यादा है। तो क्यू आर वाई में से क्यू एन घटा देंगे, पीछे क्या बच गया, इतने तो बच गया ना एन आर वाई, वही हमने लिखा है पीछे बच गया इसमें एन आर वाई। एन आर वाई किसके इक्वल है, एन आर वाई, तो यहाँ पे जो एन आर वाई आया है वो किसके इक्वल मानेंगे, टू आर वाई के इक्वल, क्योंकि ये जो बच्चा है ये और ये इक्वल है, एन आर इक्वल है वाई आर के, एन आर इक्वल है वाई आर के, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसको हम दो बार कर दे तो ये तो बनेगी, तो एन आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आर वाई। अब अपने को त्रिभुज देखना है ये वाला, ठीक है, त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम आर ओ वाई। नेक्स्ट लिखना वो त्रिभुज आर ओ वाई से, इस त्रिभुज में क्या है, अपन निकालना चाहे इसमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए, तो एल बटा आधार कितना है वो लिखना है, और लंब कितना है इसके अंदर वो लिखना है, एल बटा के, सॉरी आधार ने तो इसमें एल के, लाल बट्टा का वाला फॉर्मूला है, उससे एल बट्टा के, इससे इसको हमें निकालना है। अब एल कौन सा, ये त्रिभुज में ये आधार मान के चले, कोई भी एक को आप आधार मानो, तो इसको मान के चलो, एक को आप लंब मान लो, ये वाला कर्ण हो जाएगा, और एक इसमें क्या माना जाएगा, लंब माना जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन में डी, आर वाई अपॉन में डी, इसको आप मान के चल रहे हो कर्ण, ओ आर को आप क्या मान के चल रहे हो, कर्ण मान के चल रहे हो, तो आप ऐसे सीधे ओ आर लिख दो पहले, लंब क्या मान के चल रहे हो, आर वाई, ये लंब है, ये आधार है, और ये इसमें क्या है, कर्ण है। अब देखो आप आर वाई तो ऐसे ना, कर्ण तो पता है ना आपको, ओ आर किसके इक्वल है, ये डी के तो इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर वाई अपॉन में डी। अब हम मान के चल रहे हैं इसमें आर वाई इसके इक्वल है साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन में डी, डी जब इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, आर वाई इज इक्वल टू टू डी, सॉरी डी साइन थीटा, इतना आ गया। नेक्स्ट में इसमें क्या, अब देखिए आप
ये आ गया आर वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर करना क्या है, अब देखो पथांतर तो ये वाला है ना, इसको हम मान के चले थे पहले पथांतर किसके इक्वल आया ये 2 RY की। RY इज इक्वल टू ये है तो 2 RY इसका जस्ट डबल हो जाएगा, वही क्या होता है पथांतर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पथांतर इज इक्वल टू 2 RY, ऐसे लिखेंगे। RY क्या था डी साइन थीटा था, 2 RY मतलब RY की फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा इसमें डी साइन थीटा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पथांतर जो होता है दो किरणों के बीच का वो किसके इक्वल होता है 2D साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पथांतर होता है वो अक्ष किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वेवलेंथ, उसका एक पूर्ण गुणक होता है। पथांतर यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का क्या होता है पूर्ण गुणक होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पथांतर यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणांक होता है, पूर्ण गुणांक होता है। तो इसको हम इस प्रकार से पथांतर को एन लेमडा, लेमडा क्या हो जाएगी यहाँ पे वेवलेंथ और एन हो जाएगा यहाँ पे कोई पूर्णांक जिसकी वैल्यू है वो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। एन यहाँ पे क्या है कोई पूर्णांक है, ठीक है, और लेमडा यहाँ पे क्या हो जाएगी वेवलेंथ हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं जो पथांतर है वो क्या है जो अक्ष किरणों की तरंगदैर्घ्य थी उसका एक पूर्ण गुणांक होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 2D साइन थीटा। इसी समीकरण को यहाँ पे ब्रेग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये रहेगी आपकी ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग समीकरण इसे कहा जाता है। इसी समीकरण से ब्रेग समीकरण से हम क्या कर सकते हैं आगे, तो हम बोलेंगे कि जो ब्रेग समीकरण अपने आई है उससे हम क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि ब्रेग समीकरण में एन क्या है कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और लेमडा क्या है वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, ये साइन थीटा जो एंगल बनता है यहाँ पे ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल ये सारे सेम ही होते हैं, आप कौन से को लिख लेना एग्जाम में क्वेश्चन में तो आपको ये एंगल दिया हुआ ही मिलेगा। और ये वाला क्या है डी दो तलों के बीच की दूरी। तो ये बोला कि ब्रेग समीकरण से हम क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी को हम यहाँ पे लिखेंगे डी, बाकी जो बची जो इस साइड ले जाओ तो इस साइड क्या है एन लेमडा, 2 और साइन थीटा बच के इस साइड जाएंगे भाग में लिखे जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा। ये रहेगी इस वाली से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं ब्रेग समीकरण से ये बनाई ना, इससे हम क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी ये वाली मानो ये वाली जितने भी क्रिस्टल में जितने प्लेन होते हैं उन सभी प्लेन के बीच की दूरी क्या होती है सेम होती है, जिसे हम इस प्रकार से ब्रेग समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगी आपकी ब्रेग समीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।